हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया। जो वीडियो हमारा जो होता है साथी, ये जो हम लोग 20 का डोज देखते हैं, क्या देखते हैं साथियों? 20 का डोज। तो 20 का डोज जो है साथियों वही है इसमें। तो आज इसका जो टेस्ट सीरीज होगा ये होगा 47, क्या होगा 47। तो 47 हम लोग आज इसका टेस्ट देखेंगे साथियों। तो 20 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है आपका, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में क्या कह रहा है कि भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में न चित्र और मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना जो चक्र होता है ना, जो देवी देवता होते हैं उनके पीछे देखिए एक चक्र बना होता है पीछे। तो किसका प्रतीक है वो चक्र? अग्नि चक्र का, चंद्रमा चक्र का, सुदर्शन चक्र का या सूर्य सम्मान चक्र का? हाँ, तो देवी देवता के पीछे जो फोटो कैलेंडर में आप देखिए चक्र बना था, तो किसका प्रतीक है चारों में से? देखिए तो किसका हो जाएगा साथ में? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा? सूर्य सम्मान चक्र। क्या बनेगा? सूर्य सम्मान चक्र का ये प्रतीक होता है ना। तो देवताओं के श्रृंगार अलंकार या महिमा मंडन के लिए जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं उनमें छत्र प्रमुख होता है साथियों ना। तो राजा के पीछे छत्र भी लगाने का विधान भी चालू था प्राचीन समय में। तो अगला यहाँ पे देखते हैं, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक। भारतीय जो एक प्रतीक है स्वास्तिक, ये किससे विकसित हुआ है? सूर्य से, कमल से, चक्र से या अग्नि से? तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है आप लोग देखें इस तरह से बनता है ऐसे, ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है साथियों। तो ये पूछ रहा है कि कैसे, कहाँ से इसका जन्म हुआ है या किससे विकसित हुआ है? ये सूर्य से, कमल से, चक्र से, अग्नि से। तो स्वास्तिक का जो जन्म हुआ साथियों कहाँ से हुआ है? तो स्वास्तिक का जो जन्म इन चारों में से देखा जाए तो माना जाए तो सूर्य से ही हुआ है ना। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता यानी सविता को ही माना जाता था। ऋग्वेद की बात बता रहा है कि ना जो स्वास्तिक के देवता थे वो सूर्य को ही माना जाता था। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला है, गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था? इन चारों में से देखिए जो गौतम बुद्ध है उनका उपदेश क्या था? चरत विमते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्ध शरणम गच्छम, कलयाति स्वरूपम, अविवेश्याति वस्तूनि वा, कलानाम प्रवरम चित्रम। तो गौतम बुद्ध का उपदेश इसमें से क्या है साथियों? गौतम बुद्ध का उपदेश इसमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए जो पहला आंसर है चरत विमते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इनका ये उपदेश था। बुद्धत्व प्राप्त के बाद स्वयं तथागत है, तथागत यानी भगवान बुद्ध ने भारतीय परंपरा का पालन करते हुए जिसमें सन्यासी को एक स्थान पर अस्थायी रूप में न रहने की हिदायत भी दी गई थी। तो अगला है आपका, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? जो महात्मा बुद्ध थे वो अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली में, मगधी में, प्राकृत में या सौर सैनी में? तो बुद्ध अपने उपदेश जो थे मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जितने प्रश्न साथियों ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाली भाषा में ना। तो पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध के समय पाली सामान्य जनता की भाषा थी। कैसी भाषा थी? सामान्य जनता की भाषा थी, इसलिए उसको देते थे क्योंकि इस भाषा को लोग समझते थे ज़्यादा से ज़्यादा ना। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जो बौद्ध साहित्य होता है उसे क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बौद्ध साहित्य को साथियों? तो बौद्ध साहित्य को अगर देखा जाए तो त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, आप याद रखेंगे इसे, त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध साहित्य को ना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य होता है उसे क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। ठीक है। अगला है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? जो रॉक गार्डन है ये किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन बैंगलोर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या हैदराबाद में? तो रॉक गार्डन साथियों किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन तो कहाँ पे स्थित जाएगा रॉक गार्डन? चारों में से एक बार जरा कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो हाँ, तो कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में। कहाँ पे स्थित है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में। इसे नेक चंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक चंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ में स्थित है। नेक चंद का अगर जन्म देखा जाए तो पाकिस्तान के बेरिया कला में हुआ था
ना नेक चंद जो थे इनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1924 को। 1924 को 15 दिसंबर 1924 को इनकी जो मृत्यु हुई थी 2015 को इनकी मृत्यु हुई, 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। चंडीगढ़ में जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब नेकचंद सड़क निरीक्षक के पद पर थे। एक सड़क निरीक्षक के पद पर ये यहाँ पे कार्यरत थे। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, इलाहाबाद में, अजीमाबाद में या नई दिल्ली में? तो लौह स्तंभ साथियों कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लौह स्तंभ ना, तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? तो लौह स्तंभ जो थे नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, जहाँ कुतुब मीनार उसी के पास में मेहरौली नामक स्थान पे रखा गया है साथियों। कुतुब मीनार इसके पास है ना, तो कुतुब मीनार के पास में अब मेहरौली नामक स्थान कौन सा है? मेहरौली नामक स्थान पे रखा गया है दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है आपका आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो आयरन पिलर, इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझेंगे ना। अगर लौह स्तंभ पूछता है या आयरन पिलर पूछता है ना, तो लौह मतलब प्रश्न एक ही है, प्रश्न का उत्तर भी एक ही होगा, लेकिन अलग से प्रश्न बनाने का आइडिया जो है अलग अलग है। मतलब कभी लौह स्तंभ करके पूछता है तो कभी आयरन पिलर करके पूछता है, ठीक है ना। तो पीजीटी परीक्षा 2011 में ये लौह स्तंभ करके पूछा था और टीजीटी परीक्षा 2004 में ये आयरन पिलर करके पूछा है ना। तो मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद में, दिल्ली में, तो कहाँ जाएगा? आयरन पिलर का हो चाहे कहिए चाहे इसे लौह स्तंभ कहते हैं, दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ना, मेहरौली नामक स्थान पे, ठीक, मेहरौली नामक स्थान पे। अगला है मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता थी? इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को लेकर ताकि कंफ्यूजिंग आप में न बने कि लौह स्तंभ क्या है, आयरन पिलर क्या है। मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता थी? शुंग काल की, सातवाहन काल की, गुप्त काल की या मौर्य काल की? ना, तो मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस काल की विशेषता थी ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये मौर्य काल की विशेषता थी। मूर्ति पर ओपदार जो पालिश लगाया जाता था मौर्य कालीन विशेषता में ये आता है साथियों। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है, ठीक। अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या करें? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी हुई है ना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा एक लाट बनाई गई है, वो पूछ रहा है किस माध्यम और लाट को बनाया गया है? काष्ठ में, प्रस्तर में, लौह में या टेराकोटा में ना। तो किस माध्यम से उस लाट को बनाया साथियों? तो इसका जो माध्यम होगा लाट बनाने का ये लौह माध्यम से, यानी लोहे का ये बनाया हुआ है। लौह स्तंभ में मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है, अपने आप में प्राचीन न धातु की पराकाष्ठा का उदाहरण है साथियों। ये लौह के द्वारा बनाया गया है। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ? जो अशोककालीन एक शिलालेख था उसे पढ़ने में प्रथम सफलता किसे हासिल हुआ? जेम्स प्रिंसप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स या राखालदास बनर्जी को? तो जितना ही रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी बेस्ट तैयारी होगी साथियों। एग्ज़ाम जो है बहुत ही कड़ा है साथियों ना, क्योंकि सीट कम है, 148 सीट में हमें फतह करना है, तो 122 या 23 क्वेश्चन तक हल कर पाएंगे तब जाके हमारा कहीं सिलेक्शन होगा। तो इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, जितना ही आप रिवीजन बार बार करिए साथियों ना, ताकि वो प्रश्न आपका गलत ना हो। एक्चुअली आप देखें जो आपका प्रश्न ईजी होता है वही एग्जाम हाल में क्या होता है, गलत ही हो जाता है साथियों ना। तो पढ़ने में प्रथम सफलता किसे? तो जेम्स प्रिंसप को मिली थी। किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसप को ना। तो 1837 जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। कौन सा अभिलेख था? दिल्ली टोपारा अभिलेख। कौन सा था? दिल्ली टोपारा अभिलेख। इस चीज़ को भी आप ध्यान देखें, दिल्ली टोपारा अभिलेख था। तो इसी को पढ़ने में सफलता इन्हें सबसे पहले मिलती है। अगला है सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माण करता शासक कौन है? जो सारनाथ का धमेक स्तूप है कहाँ का है? सारनाथ का। इसके निर्माण करता शासक, इसको बनाने वाले शासक कौन थे? मौर्य थे, कुषाण थे, शुंग थे या गुप्त थे? तो इसके निर्माण करता शासक कौन थे साथियों जो सारनाथ का धमेक स्तूप है? तो जरा एक बार कमेंट करिए आप लोग, तो देखते हैं किस प्रकार से आपकी तैयारी हो पाई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा?
मौर्य। सारनाथ का जो धमेक स्तूप था इसके जो निर्माण करता थे वो मौर्य थे साथियों। कौन थे? मौर्य ना। यह जो था साथियों एक बृहद स्तूप है। कैसा स्तूप है? बहुत बड़ा स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था ना। ये बेलनाकार है। कैसे साथियों? तो इस प्रकार से इसे बेलनाकार ये बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। कितना है साथियों? तो 43.5 मीटर है। ठीक है ना। और यह पत्थर एवं ईंटों की बनी है। किससे बनी है? पत्थर और ईंट की। सारनाथ आश्रम में बने 4 पशुओं के नाम बताइए। कह रहा है कि सारनाथ आश्रम में जो 4 पशु हैं उनके नाम देख लीजिए इसमें कौन कौन से। घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ है। गज, भालू, शेर, ऊंट है। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर है। गज, मृग, बाघ, वृषभ है। तो बताइए, देखिए क्या होगा। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? सारनाथ आश्रम में बने 4 पशु कौन कौन से हैं साथियों? तो सारनाथ आश्रम में बने 4 पशुओं को हमको देखना है। तो इसमें क्रम देखिए कौन सा होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वृषभ होगा, गज होगा, घोड़ा होगा और शेर होगा। ये तो गाय है इसलिए कट जाएगा ना। यहाँ पे भालू हो गया, ये भी कट जाएगा। और एक देखिए यहाँ पे क्या गया, मृग दिया है ना। मृग, मृग होने के नाते ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे भारत का राष्ट्र घोषित किया है वह कहाँ स्थित है? सम्राट अशोक की बात कर रहा है ना। उनके समय के स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, वह कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में है, रामपुरवा में है, सारनाथ में है या लौरिया नंदनगढ़ में है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों हम लोग देख रहे हैं ना। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सब लोग सेट करें। आज हम लोग 47 टेस्ट इसका देख रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका यहाँ बनेगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ वाला। सारनाथ पिलर कब बना? पूछ रहा है जो सारनाथ पिलर है इसका निर्माण कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो सारनाथ पिलर जो है इसका निर्माण कब हुआ था ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था सारनाथ पिलर का साथियों ना। तो इसकी निर्माण की अगर बात की जाए साथियों तो इसका जो निर्माण हुआ था ये आपकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, सम्राट अशोक के काल में ना। या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। धार्मिक स्थापत्य और मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में ही देखने को मिलता है साथियों। यह चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? चुनार का जो बलुआ पत्थर था उसी बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। ये 45 मीटर लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। कितना मीटर? 45 मीटर लंबे एक पत्थर का बना हुआ है। 45। अगला, सारनाथ का सिंह मुखाकृत मौर्य वंश का समय क्या है? जो सारनाथ का सिंह मुखाकृति है यह मौर्य वंश द्वारा बनाया। तो इसका समय पूछा क्या है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ का सिंह मुखाकृत किस समय का है? तो ये कब का है साथियों? तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। सारनाथ का सिंह मुखाकृति। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम क्या हैं? कारण जो सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां हैं 2, उनके नाम क्या हैं? कार्तिकेय गणपति है, महिषमर्दिनी सिंहवासिनी है, विश्लेष विशाल बोधिसत्व व धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्ध है या जेतवान का दान राहुल की दीक्षा है। तो सारनाथ की 2 मूर्तियां प्रसिद्ध कौन सी हैं साथियों इसमें से? तो कौन सा बनेगा इसमें से राइट आंसर आपका? देखिए ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र मुद्रा हो जाएगी। अगला है सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन। कहाँ से? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा। किसकी है? बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है। तो मतलब वो मुद्रा में किस हाव भाव में बैठे हैं? ध्यान मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है या योग मुद्रा में। तो ये बैठने का एक तरीका है, इसे मुद्रा कहा जाता है ना। या और मुद्रा रुपए से भी है। तो यहाँ मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं, बैठने की एक स्थिति, एक ढंग को ही कहा जाता है यहाँ मुद्रा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए सुल्तानगंज से साथियों
सुल्तानगंज से जो प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम प्रतिमा की मुद्रा है तो कैसी है साथियों? तो ये जो मुद्रा है साथियों तो अभय मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? अभय मुद्रा है। यह बिहार प्रांत के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ेगा आपका? बिहार के भागलपुर में। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है न, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा मिली है। कैसी प्रतिमा है साथियों? ताम्र प्रतिमा, जो लंदन के बर्मिंघम कला दीर्घा में भी रखी गई है। यह 7 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? 7 फीट ऊंची है। 7 फीट ऊंची, आप याद रखेंगे। लंदन के बर्मिंघम में रखा गया है। कहाँ है? लंदन के बर्मिंघम। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों ना। अभय मुद्रा में है। अगला है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? जो सम्राट अशोक थे, किस राज्य की चढ़ाई के बाद ये बौद्ध बन गए, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे ना। तो आप लोगों के पास समय रहता साथियों में तो वीडियो आप लोग इसके करके रोक के आप वीडियो को नोट डाउन करिए, सुनिए और लिख लीजिए ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो सम्राट किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो उत्कल प्रदेश होगा, जिसे उड़ीसा भी कहा जाता है। उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा या उड़ीसा का या कलिंग राज ना, कलिंग राज भी कहीं कहीं देता है कलिंग राज, तो उड़ीसा में। तो इसे उत्कल प्रदेश कर दिया गया है। यहाँ पे कलिंग भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कलिंग, ठीक, या उड़ीसा। क्या कहेंगे? उड़ीसा या उड़ीसा, ठीक। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष पर 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। 9वें वर्ष के 8 वर्ष बाद ना, राज्य किया 9 वर्ष में, उसके 8वें वर्ष बाद इसने क्या किया था? वहां पे आक्रमण किया था 8वें वर्ष बाद, ठीक। अशोक ने लगभग 261 पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया है ना। 261 पूर्व ईसा पूर्व में, 261 कितने में? तो 261 याद आप रखेंगे, 261 ईसा पूर्व की बात है। अगला है, चामर ग्रहणी शिल्प है। चामर ग्रहणी शिल्प है। चामर ग्रहणी शिल्प है। शुंगकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन या गुप्तकालीन चामर ग्रहणी शिल्प है ना। तो किस समय की है साथियों? तो ये चामर ग्रहणी आपकी जो हो जाएगी किस समय की होगी? तो मौर्यकालीन होगी ना। मौर्यकालीन चमकदार पालिश वाली एक एवं दीदार गज से प्राप्त बलुआ पत्थर को आदम कद चामर ग्रहणी ये अच्छी प्रतिमा प्राप्त हुई थी साथियों। सम्राट अशोक की राजधानी थे। जो सम्राट अशोक हैं इनकी राजधानी पूछ रहा है कौन है? काशी है, कलिंग है, पाटलिपुत्र है या राजस्थान है? तो ना सम्राट अशोक की राजधानी क्या हो जाएगी ना? तो चामर धारणी के अगर विषय में देखा जाए साथियों तो 1917 में पटना के दीदारगंज जो ये अच्छी मूर्ति स्थित वहीं से ही ये मिली थी साथियों ना। तो यहाँ पे देखिए राजधानी इनकी क्या हो जाएगी? तो इनकी जो राजधानी होगी पाटलिपुत्र बनेगी। क्या बनेगी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थे न। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था ना। कहाँ से साथी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगृह था उसे हटाकर पाटलिपुत्र में बदल दिया था। पाटलिपुत्र में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक जो थे तृतीय बौद्ध संगत का भी आयोजन किए थे 247 ईसा पूर्व में ना। कब किए थे? 247 ईसा पूर्व की बात है। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगत। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, हाँ, वीडियो को और सब्सक्राइब भी करेंगे साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दीजिए इजाज़त ना, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।